एक बार दोबारा नेटवर्क चेक कर लो, बिकॉज मेरे एंड से कोई इशू नहीं है आज। आई गेस क्लियर है। एक दो आपने चेक कर लो, तभी इशू आ रहा है। ओके, सो स्टार्टिंग विद, कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रियम्बल। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने सोर्सेज भी पढ़े थे, और उससे पहले हमने कुछ एक्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो उनको हम, अगर उसमें कोई डाउट हो या कुछ भी हो, तुमने बाद में पढ़ा हो, उसमें कुछ इश्यूज हो, तो हम उसको बाद में सॉल्व करेंगे। एज ऑफ नाउ करंटली हम पहले सेवन फीचर्स, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज वेल एज सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, आज हम शेड्यूल्स भी करेंगे एक बार, शेड्यूल्स क्या होते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइलेंट फीचर्स एंड सोर्सेस। साइलेंट फीचर्स का मतलब क्या होता है? फीचर्स का मतलब ये होता है कि हम ऐसे कौन सी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि हमें बिल्कुल अलग बनाती है या डिफरेंट बनाती है, कौन सी चीजें। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले। सेकेंडली हम डिस्कस डिस्कस करेंगे सोर्सेज कहाँ कहाँ से हैं, मतलब हमने कहाँ से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। एंड थर्डली इसके बाद हम एक लास्ट में करेंगे शेड्यूल, कि हमारे पास शेड्यूल्स जो हैं 12 शेड्यूल क्या है और उनके फंक्शन क्या है। इसमें से क्वेश्चंस डायरेक्टली यही आते हैं कि फीचर्स के बारे में बता देंगे कि इनमें से कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं और कौन से नहीं है, वो बताओ। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कौन से सोर्सेज हमने कहाँ से लिए हैं और कहाँ से उनको हमने उठाया है, और उनका सिग्निफिकेंस क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई। और थर्डली शेड्यूल, कौन से शेड्यूल में कौन सी चीज लिखी है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 19 में क्वेश्चन आया था कि, मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन था कि रेस्टोरी पावर अंडर शेड्यूल 7 किसके पास है। वो कईयों को ये नहीं पता कि शेड्यूल 7 है क्या, शेड्यूल होते हैं क्या। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। उससे पहले क्वेश्चन आता था कि शेड्यूल 7 किस चीज के लिए है, शेड्यूल सेकंड किस लिए है, शेड्यूल फर्स्ट किस लिए है। तो ये तीन चार क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम करेंगे सेलेंट फीचर्स। फीचर्स में सबसे पहले हमारे पास कुछ फीचर्स दे रखे हैं इस टाइप से, इसको हम एक एक करके डिफाइन करेंगे बाद में। सबसे पहले फीचर है इसके अंदर, यहाँ से लाइन वाइज चलते हैं, थ्री टायर गवर्नमेंट। थ्री टायर गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट है तीन टाइप की है, वन, टू, थ्री। सबसे ऊपर हमारे पास है यूनियन, देन उसके बाद स्टेट, और थर्ड के ऊपर है पंचायत। ये पहला सिग्निफिकेंस है हमारा। सेकंड है इंडिपेंडेंट बॉडीज। सबको पता है जो बॉडीज इंडिपेंडेंट होती हैं, जिनको जिनके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं आ सकता, उनको इंडिपेंडेंट बॉडीज कहते हैं। थर्ड फीचर है हमारे पास यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। ये कल भी बताया था मैंने क्या होता है प्रियम्बल के अंदर। सिंगल सिटीजनशिप, सेक्युलर स्टेट, टीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, drawn from various sources, lengthiest constitution, blend of flexibility, rigidity, federal system with unitary basis, parliamentary form of government, parliamentary sovereignty and judicial supremacy, and lastly integrated and independent judiciary। ये हमारे कुछ सोर्सेज, ये हमारे कुछ साइलेंट फीचर्स है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आता है कि विच आर द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये तुम्हें याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, ये हमारे खुद के फीचर्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर ऐसा आता है कि क्वेश्चन तुम्हें ऑप्शन दे देंगे कोई भी चार, तुम्हें बताना है कि कौन से इनमें से तीन, या विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो खाली एक ऑप्शन भी हो सकता है, चारों ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो ये चार ऑप्शन तुम्हें पता होने चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है कितने। ओके, अब हम एक एक को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, ये सबसे बड़ी पहचान है हमारी कि सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अब तक वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। ठीक है, बिकॉज ये बड़े असेंशियल हो जाता है और डिटेल्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस के लिए जो भी इसके अंदर दी जाती है। ठीक है, इसका इसके रीजन क्या है, हमारे पास सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? तो ये सबसे पहली बात, हमारी जो कंट्री है वो बहुत बड़ी है, ज्योग्राफिक फैक्टर सबसे बड़ा रीजन हमारे पास यही है। हमारा जो खुद का जो एरिया है वो 3.2 मिलियन स्क्वायर के अंदर आता है। वास्टनेस इतनी बड़ी है, लेफ्ट से राइट जाओगे, ऊपर से नीचे जाओगे, मतलब अगर मैं 10 किलोमीटर दिल्ली से बाहर जाऊंगा तो मेरे को हरियाणा हरियाणवी सुनने को मिलेगा, और अगर मैं 10 किलोमीटर लेफ्ट चला जाऊंगा तो मेरे को यूपी के अंदर, यूपी के अंदर पहुंच जाऊंगा। मैं थोड़ा और नीचे चला गया तो मेरे को राजस्थानी सुनने को मिल जाएगी। तो ये हमारी वास्टनेस। तो यही एक रीजन था इसलिए हमारा बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल फैक्टर्स 1935 एक्ट के थ्रू हमारे पास जितने भी मैक्सिमम
चीजें हमारे पास है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, 1935 एक्ट। तो मैं लास्ट टाइम मैंने 1935 एक्ट कराई थी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ से आया था, ये कहाँ से आया था, स्टेट पब्लिक कमीशन कहाँ थी, सब 1935 के अंदर थे। तो इसलिए मैक्सिमम चीजें मैं 1935 के अंदर उठाए। ठीक है। देन डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। हमारे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया है वो सारे के सारे तुम्हें पता है मैक्सिमम 80 to 90% एडवोकेट्स थे। जेएलएन हो गए, बीटी कृष्णमाचारी, जीवी मावलंकर, के बाद बी आर अम्बेडकर, जितने भी हमारे मैक्सिमम थे सबके सब बहुत बड़े लीगल लुमिनरीज थे। इसके बाद मेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, हमने इसको बहुत सारे सोर्सेज से उठाया है। लेंथेस्ट में एक चीज और इंक्लूड कर रहा हूँ, लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये भी है कि हमारे पास एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है हर चीज के लिए। मीन्स अगर हमें स्टेट को गवर्न करना है तो हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें सेंटर को गवर्न करना है तो हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें पंचायत को गवर्न करना है लास्ट में तो हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब कोई भी चीज हो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, दैट्स वाई ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। और हर जगह को इंक्लूड करना है हमें, जम्मू कश्मीर को भी इसमें इंक्लूड करना है, कन्याकुमारी को भी इंक्लूड करना है, मणिपुर को भी इंक्लूड। दैट्स वाई एक ही कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह काम आता है, दैट्स वाई मेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ये एक सोर्स का नहीं बना हुआ। मेजोरिटी हमारे पास 1935 एक्ट की है और ब्रिटिश की है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। और कुछ रिमेनिंग है वो हम बाद में पढ़ेंगे, इसके नीचे ही है। ठीक है। तो बहुत इसका भी समझ लो कि हमने बहुत सारे सोर्सेज से इसको बनाया है, हमारा कोई अकेला एक सोर्स नहीं है। हमने जब जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी तो जवाहरलाल नेहरू वहां पे थे, तो उन्होंने क्या करा था, उनको जो जो चीजें और बी आर अम्बेडकर को जो जो चीजें अच्छी लगती थी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, वो क्या करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन से उन चीजों को इनकॉर्पोरेट कर लेते थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कल भी मैंने ये बात बताई थी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि हमारे पास सबके पास वोटिंग का अधिकार है। तो अभी जो एज है 18 की है, अभी जैसे जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं मैक्सिमम पीजी के लिए आ रहे हैं, तो जब तुम यूजी के अंदर आए थे ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो तुम लोगों ने क्या करा कि उस टाइम जब तुम आए होगे तुमने वोटिंग करी होगी, तो उस टाइम तुम्हारी एज 18 होगी, कहीं होगी 17 पे होती, कहीं होगी 18 होगी। तो जब जैसे तुम कॉलेज में एंटर करते हो मैक्सिमम लोग के पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले 21 ईयर्स था। बाद में इसमें एक स्पेसिफिक एक 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये याद रख लेना, CFR 61st के अंदर 1988 के अंदर एक चेंजेस हुआ कि आज से 21 ईयर्स नहीं है, आज से 18 ईयर्स के अंदर ही तुम वोट कर सकते हो। ठीक है। तो बहुत सारी चीजों के अंदर आज भी 21 है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुम उसमें जाओगे शादी के लिए, तो शादी के लिए तुम्हारी अगर तुम लड़के हो तो 21 साल होनी चाहिए, लड़के तो 18 साल होने चाहिए। बट वोटिंग के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चलता आ रहा है। ये मतलब 18 साल के अंदर हम मान लेते हैं कि मैच्योरिटी है, हेंस 18 साल से आज से सबके सब वोट कर सकते हैं। और ये हर जगह एप्लीकेबल है, स्टेट इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, हर जगह 18 साल मिनिमम वोटिंग राइट। सिंगल सिटीजनशिप, ये सबसे बड़ा हमारा फीचर है इसके अंदर। अब इसका मतलब क्या है सिंगल सिटीजनशिप? अब कई जो लोग पहले अमेरिका गए हों, कोई चीज पता होगी। जो इंडियंस है, इंडियन में सिस्टम ये है कि हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है। अगर मैं फॉर एग्जांपल हरियाणा का हूँ या राजस्थान का हूँ, तो मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। मैं राजस्थान का होके भी या हरियाणा का होके भी किसी भी पार्ट में जा सकता हूँ और किसी भी पार्ट में जाके बैठ सकता हूँ, और वहाँ पे किसी और वहाँ के लिए जो जॉब है वो भी अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से आज आंध्र प्रदेश जाता हूँ और आंध्र प्रदेश के अंदर मुझे एक जॉब चाहिए, ठीक है, तो ऐसा है नहीं कि मेरे को वहाँ का आंध्र प्रदेश का मेंबर या आंध्र प्रदेश का बोर्न होना जरूरी है वहां तक, यहाँ या वहां से मैंने 10th क्लास पास करी हो तभी मैं पार्ट बन सकता हूँ, नहीं ऐसा जरूरी नहीं। अगर मैं JNK में बोर्न हुआ हूँ तो मैं किसी भी स्टेट में जाके जॉब ले सकता हूँ। बट ये चीज थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड है कई चीजों के, जैसे कि प्रेफरेंस हमेशा पहले नेटिव्स को दी जाती है, देन आउटसाइडर्स को दी जाती है। जैसे अगर तुम कोई फॉर्म भरते हो कुछ भी भरते हो तो वहाँ पे एक बड़ा कॉलम आता है कि आर यू रेजिडेंट ऑफ द स्टेट और नॉट। तो वहाँ पे रेजिडेंट्स के लिए, अगर जितने भी यहाँ पे मेडिकल वाले रहे हो जिन्होंने पहले मेडिकल दिया, तो उनको पता होगा हमारे पास पहले दो होते थे, AIPMT एंड PMT। दो चीज होती थी, ये होती थी 15% और ये होता था तुम्हारा 85%। ये जो बंदे जिन्होंने अपनी 10th 12th और जो जहाँ पे रहे हैं उनके लिए PMT एप्लीकेबल था। मीन्स अगर मैं राजस्थान का हूँ तो राजस्थान में कोई भी कॉलेज होगा जो कि गवर्नमेंट कॉलेज होगा, और अगर मेरी रैंकिंग अच्छी आती है तो 85% सीटें, अगर 100 सीटें हैं तो 85 सीटें हम राजस्थानियों की लेती हैं।
और 15 जो सीटें थी इसके अंदर, वो ऑल इंडिया। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ का बड़ा फेमस मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, और उसमें एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे अगर 100 सीटें हैं, तो 85 जो सीटें होंगी वो यूपी वालों के लिए, और जो 15 सीटें हैं वो ऑल इंडिया के लिए। अब मेरे को जैसे मैं राजस्थान का, मुझे पढ़ना है यहाँ पे किंग जॉर्ज के अंदर, तो मैं सिर्फ इन 15 सीटों को लड़ सकता हूँ। ये सिंगल सिटीजनशिप का एक रूल है, इंडिया में ऐसे काम करते हैं। हाउएवर जब तुम अमेरिका में जाओगे, यूएसए के अंदर, फॉर एग्जाम्पल टेक्सास का एग्जाम्पल हर जगह दिया है। एग्जाम्पल टेक्सास में क्या होता है कि वहां पे टेक्सास जो स्टेट है उसका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड सेकेंडली उसी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उनका खुद के कुछ रूल्स हैं, एंड रूल्स है, और इससे उनकी सिटीजनशिप भी है। अगर मैं अमेरिका में मेंबर हूँ फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया का, तो मुझे टेक्सास में जॉब नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं टेक्सास का नहीं हूँ। तो अगर मुझे टेक्सास में जॉब चाहिए, तो मुझे टेक्सास का पहले बनना पड़ेगा, देन होगा। या जिसको वॉइस नहीं आ रही ना, एक काम करो, जो वेबएक्स होता है ना, इसके अंदर जो सेटिंग होती है उसके अंदर एक होता है कि आप वॉइस कहाँ से लेके आएंगे, तो तुम तुम्हारा जो फोन है उसके अंदर तुम सेटिंग कर लो एक बार, तुम्हारा स्पीकर है उससे आनी चाहिए। हाँ, वो वेबएक्स के अंदर तुम्हारी सेटिंग गड़बड़ हो रही होगी, तो उसका एक बार चेकिंग कर लो। ओके, कहा था मैं, टेक्सास के अंदर, तो टेक्सास के वहां पे डुअल सिटीजनशिप चलती है, डुअल। तुम पहले स्टेट के मेंबर होगे, स्टेट का आईडी कार्ड होगा, देन तुम यूएसए के मेंबर होगे। वहां पहले स्टेट का मेंबर होना जरूरी है, देन बाद में तुम यूएसए के मेंबर बनो। तो अगर तुम्हें जॉब चाहिए टैक्सेस के अंदर, तो पहले टैक्सेस का होना पड़ेगा, तभी तुम्हें टैक्सेस की जॉब मिलेगी। और तुम अगर कहाँ से आ रहे हो, अमेरिका, चाहे तुम न्यूयॉर्क से आ रहे हो, कैलिफोर्निया से आ रहे हो, कैंसस से आ रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अगर टैक्सेस की हो, देन ही तुम्हें जॉब मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ स्टेट और कंट्री सेम है। मैं राजस्थान का पार्ट हूँ, तो मैं इंडिया का भी ऑटोमेटिकली बन गया, तो मुझे अगर राजस्थान में जॉब चाहिए तो राजस्थान में मिलेगी, और अगर मुझे यूपी में चाहिए तो यूपी में भी जॉब मिलेगी। और मुझे कोई जाने से रोक भी नहीं सकता राजस्थान और यूपी के अंदर। वहां पे सिस्टम अलग है। वहां पे डुअल, पहले तुम स्टेट के सिटीजनशिप बनोगे, देन उसके बाद तुम कंट्री के बनोगे। तो वहां पे स्टेट के लॉज अलग हैं, स्टेट के लिए, बंदों के लिए स्टेट के लॉज हैं, और जो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स है उसके लॉज अलग है, ठीक है। तो दोनों अलग चीज होती है। तो आई होप सिंगल सिटीजनशिप के चीज समझ गए होगे कि सिंगल सिटीजनशिप के अंदर एक ही सिटीजनशिप होती है, इसलिए हमारे पास आधार कार्ड एक ही है। सबसे बड़ा एग्जांपल तुम आधार कार्ड का ले लो। कभी तुमने देखा किसी का आधार कार्ड पंजाब का बना हुआ है, या उस पर लिखा हो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट आधार कार्ड? नहीं। या फिर पंजाब स्टेट या फिर हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट आधार कार्ड? वॉइस क्लियर नहीं है, एक मिनट। आइए, सब क्लियर होगी, बेटर पहले से। हाँ, ओके। एक बार दोबारा चेक कर लो अपने कनेक्शन, ठीक है। तुम आधार कार्ड के बारे में, हाँ। तो आधार कार्ड मैंने जैसे बताया कि आधार कार्ड जो होता है, अब तुमने देखा होगा कि आधार कार्ड ऐसा है नहीं, अगर कोई यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यूपी का है, तो उसके आधार कार्ड में बड़ा बड़ा लिख रखा होगा कि यार क्या कहते हैं, आधार कार्ड इशूड बाय यूपी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं होता। तो हमारे पास एक ही आधार कार्ड है, और वो पूरी कंट्री में चलता है, क्योंकि हमारे पास सिटीजनशिप ही सिंगल है। या ग्रीन कार्ड होल्डर्स, ओसीआई, ठीक है, एनआरआई, और ग्रीन कार्ड, ये दो अलग अलग चीज होती है, ठीक है। ओसीआईज आर द मेंबर जो बाहर ही रहते हैं, उनके पास बाहर का पासपोर्ट होता है, ठीक है। एनआरआईज वो होते हैं जिनके पास इंडिया का पासपोर्ट होता है बट बाहर रह रहे हैं, ठीक है, पंजाबीज फॉर एग्जाम्पल। और ग्रीन कार्ड होल्डर्स वो होते हैं कि जिनके पास उस पर्टिकुलर कंट्री की सिटीजनशिप मिल गई हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आज यहाँ से उठ के चला जाता हूँ अमेरिका के अंदर, अमेरिका में मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाता है, तो जैसे ही मुझे ग्रीन कार्ड मिलेगा, मैं इंडियन सिटीजनशिप नहीं रहेगी मेरी, खत्म हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास सिटीजनशिप सिंगल होती है, मतलब हम इंडिया के पार्टी इंडिया के रहेंगे, ऐसा नहीं है अगर मैं अमेरिका का बन जाऊँ तो मुझे अमेरिका का पासपोर्ट ही मिल जाएगा, इंडिया का मिल जाएगा, नहीं। सिंगल सिटीजनशिप है, या तो मेरे पास इंडिया का रहेगा या अमेरिका का रहेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन कार्ड, यार ग्रीन कार्ड का कॉन्सेप्ट ना इसी से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, हाँ, चलो नहीं आज तो, चलो यहाँ पढ़ाता हूँ।
ग्रीन कार्ड में क्या होता है, हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, ओसीआई, ग्रीन कार्ड एंड एनआरआईज। ये हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। फॉरेन में बताऊंगा बाद में। इसे कहते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये वो लोग होते हैं जिनके पास पासपोर्ट दूसरी कंट्री का होता है बट वो इंडियन ओरिजिन होते हैं, ठीक है। मतलब पासपोर्ट कहीं और का होगा, अदर कंट्री का, ठीक है। यहाँ पे भी अदर कंट्री, इसमें इंडियन इंडियन पासपोर्ट। ओसीआई में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में 15 साल रहा, मतलब मैं बचपन से मैं इंडिया में रह रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि मुझे जॉब मिल गया अमेरिका के अंदर, तो मैंने अमेरिका जाके ग्रीन कार्ड ले लिया। तो मैं अब अमेरिका में 10 साल से रह रहा हूँ। तो मैं जब भी इंडिया आऊंगा तो मेरे पास ओसीआई का रिकॉग्निशन होगा, क्योंकि मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ, इंडियन बोर्न हूँ मैं। तो मुझे वीजा लेने में इशू नहीं आता। बस ये फर्क होता है ओसीआई के अंदर, कि मैं हूँ इंडियन था, मतलब पैदा मैं इंडियन हुआ था, अमेरिका चला गया, वहां जाके मैंने कुछ जॉब ले ली, मुझे वहां ग्रीन कार्ड मिल गया। ग्रीन कार्ड मतलब परमानेंट मेंबरशिप, परमानेंट रेसिडेंस। अब से मैं सिर्फ अमेरिकन हूँ, यूएसए। तो मैं हूं तो अमेरिका का, बट मैं हूँ ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मैं जब भी चाहे इंडिया आ सकता हूँ, तो मेरे वीजा पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। हाँ, अगर कोई अमेरिकन आ रहा होगा तो उसको वीजा पे रेस्ट्रिक्शंस होगी कि भाई तुम्हें एक हफ्ता रहना है, एक महीना रहना है, एक साल। बट मैं एज ए ओसीआई कितने टाइम भी रह सकता हूँ, ठीक है। एनआरआई वो बंदे होते हैं जो रहे फॉरेन में रहे, जिनके पास अभी तक ग्रीन कार्ड उनको नहीं मिला है, परमानेंट रेजिडेंशिप उनको अभी तक नहीं मिली है, पर वो रह फॉरेन में रहे हैं। जैसे जितने भी तुम पंजाबी सुनते हो, जैसे जो बोल रहे हैं हम कनाडा जा रहे हैं बार बार, तो ये वो एनआरआईज में आते हैं, कि पासपोर्ट अभी भी इनका इंडियन है, अभी तक ये इंडियन ही बने रहे हैं, बट इनके पास और कोई कंट्री का अभी तक सिटीजनशिप आई नहीं है। तो ये होते हैं एनआरआईज, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम जब यहाँ अप्लाई करते हैं सिंगल सिटीजनशिप में, तो हमारे पास एक सीधी बात आती है कि हम सिर्फ एक ही कंट्री के मेंबर होंगे, वो है इंडिया बस, ना, नो स्टेट मेंबर्स, ठीक है। ब्रिटेन से हमने ये चीज उठाई थी, ठीक है। और जैसे हम किसी और कंट्री का पासपोर्ट ले लेते हैं, वैसे ही हमारी सिटीजनशिप, क्योंकि पासपोर्ट सबसे बड़ा सिटीजनशिप का एक रूल होता है। अगर तुम्हारे पास इंडिया का पासपोर्ट है तुम इंडियन सिटीजन हो, अगर तुम्हारे पास यूके का पासपोर्ट है तो तुम यूके ब्रिटिश सिटीजन हो। तो जैसे ही तुम्हारे पास किसी का पासपोर्ट आता है तुम सिटीजन बन जाते हो। अब तुम ये नहीं कर सकते तुम इंडिया का पासपोर्ट भी रख लो और ब्रिटेन का भी रख लो, नहीं, जैसे ही तुमने ब्रिटेन का पासपोर्ट मिला, इंडिया ही खत्म हो जाएगी। अब ब्रिटेन से इंडिया में आए, ब्रिटेन का छोड़ा इंडिया का ले लिया, तो इंडिया तो ब्रिटेन ही खत्म हो जाएगी। तो हम एक ही सिटीजनशिप फॉलो करते हैं, और एक ही स्टेट, और सब कुछ एक ही है। कोई हमारे पास स्टेट का अलग से कोटा नहीं होता कि भाई तुम हरियाणा के हो तो हरियाणा का। हमारे पास डोमिसाइल होता है, डोमिसाइल अलग चीज होती है कि तुम वहां के रहने वाले हो, बट अलग है, ठीक है। यार 61 सीए ये था कि आज से तुम्हारी, जब तुम वोट करने जाओगे तो 18 साल के हो तो तुम वोट कर सकते हो, 21 साल, 21 साल से कम करके 18 साल कर दी थी। ये 61 है बस, और कुछ नहीं है। ये 1988 है, ये 1988, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में डायरेक्टली आता है कि किस किस मतलब किस अमेंडमेंट के थ्रू जो एज थी वो कम कर दी गई थी, ठीक है। तो ये याद कर लेना, 1988 के अंदर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, आज ये वाली चीज भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज तुम्हें पढ़ा होगा रोहिंटन फॉली नरीमन आज रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा एक, आज ये भी पढ़ने को मिलेगा इसमें, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये क्या मतलब होता है। हाँ, जेएंडके के पास भी सिंगल सिटीजनशिप है। जब से जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन आया है, रीऑर्गेनाइजेशन 2019, तब से सबके पास सिंगल सिटीजनशिप, पहले भी होती थी उनके पास, बट अभी जो है, पहले भी उनको हम बोलते थे कि वो इंडियंस ही हैं, बट अब जब से 2019 आया उसके बाद से यूटी जब से बना है वो, उसके बाद से सिंगल सिटीजनशिप और बेटर हो गई है। मतलब अब पहले वो ये बोलते थे कि हम स्टेट, उनके पास ये रूल था, पहले वहाँ 35A चलता था। 35A क्या होता था कि अब से, यार, ईयर अलग होता है, अमेंडमेंट अलग होती है। ईयर में क्या होता है कि पहले बिल पास होता है, बिल पास होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि अब से ये चीज चालू होगी।
तो बिल पास 88 में हुआ था, पर जब वो अमेंडमेंट स्टार्टिंग हुई थी वो 89 में हुई थी, ठीक है। तो 88 याद कर लो, बिल पासिंग की डेट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, 88 ही है वो। तो 35A होता था। 35A में ये था कि तुम, ये नहीं है कि हाँ जैसे कि मैं राजस्थान का हूँ तो मैं यूपी में जाके जमीन ले लूँ, तो ये मैं ले सकता था, बट मैं ये काम JNK में नहीं कर सकता था क्योंकि 35A लगा हुआ था। तो वहां पे एक स्पेशल अलग सिस्टम चलता था सिटीजनशिप का। वहां पे ये बोलते थे कि वहाँ अलग सिटीजनशिप है, जो कश्मीरी है वो कश्मीरी है, और जो इंडियंस है वो इंडियंस है अलग। पर जब से ये JNK रिओर्गेनाइजेशन आया उसके बाद से ऐसा कुछ भी नहीं है, अब से रूल निकाल दिया है, वो रूल्स अभी आएंगे कि कौन कौन उसमें जमीन ले सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। हाँ मैं बता दूंगा अमेंडमेंट का, जब चैप्टर आएगा अमेंडमेंट का तो उसके अंदर अमेंडमेंट कैसे होती है और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कौन कौन सी है वो बताऊंगा मैं बाद में, ठीक है। पर उसके लिए पहले बेसिक्स जान लो क्या होता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशरी, यूके USA के अंदर दो दो जुडिशरी होती हैं, जिसको हम बोलते हैं फेडरल और स्टेट। ये USA का सिस्टम है। फेडरल का मतलब जो बिल्कुल सेंटर में है, और स्टेट का मतलब जो स्टेट का है। यूएसए और इंडिया में फर्क इतना है कि यूएसए के अंदर अगर तुम्हारा कोई जो लॉ है वो सेंटर का लॉ है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ सेंट्रल लॉ हमारे पास सिटीजनशिप का होता है कि जब तुम्हें पता होगा CA आया था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसके अंदर ये कहा गया था कि अब से कुछ इन स्पेसिफिक माइनॉरिटीज को वो मिलेगी, सिटीजनशिप मिलेगी इंडिया के अंदर, 11 साल से कम करके 5 साल कर दिया था उसको, ठीक है। तो ये सेंट्रल लॉ है जो सेंटर ने बनाया है। और जो ओबीसीज होते हैं कि कि ओबीसी कौन कौन होंगे, ST SC कौन कौन होंगे, ये सारे के सारे सेंट्रल लॉज हैं। अब सेंट्रल लॉ का एक सबसे बड़ा एग्जांपल और देता हूँ मैं तुम्हें, सेंट्रल लॉ फॉर एग्जांपल जो CBSE, CBSE बोर्ड सेंट्रल सेंट्रल है क्योंकि सेंट्रल एक्ट के थ्रू है। DU दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल एक्ट है क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इन सब के जो लॉज बने हैं ये सेंटर ने बनाए, पार्लियामेंट ने बनाए। स्टेट के जो लॉज होते हैं उस स्टेट के तुम्हें पता ही कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे JNK के अंदर बहुत सारे बिल होते थे कि सारे सिर्फ JNK को मिलेंगे। क्रीमी नॉन क्रीमी अभी नहीं पढ़ना, वो अलग चीज़ है, बाद में बताऊंगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाद में बताऊंगा वो, ठीक है। हाँ ओबीसी बिल जैसे पास हुआ, वो सेंट्रल एक्ट बन गया अभी कि हर स्टेट के पास अपने पावर है ओबीसी बनाने की, तो ये सेंटर सबसे बड़ा एग्जांपल है आज की डेट में कि हर स्टेट के पास अपनी खुद की पावर है कि ओबीसी को डिफाइन करने के लिए, तो ये सेंट्रल एक्ट क्योंकि सेंटर ने पावर दी है। एक स्टेट स्टेट होता है उसको हम बोलते हैं BCs, बैकवर्ड क्लासेस, तो हर स्टेट के पास एक पावर होती है अपने स्टेट की बैकवर्ड क्लासेस को बताना, तो स्टेट की चीज आ जाती है। तो USA में क्या होता है, जो सेंटर का लॉ है उसको सेंट्रल का जो सुप्रीम कोर्ट है वही उसको एनफोर्स कर सकता है, अगर मान लो उसमें कुछ पंगा हो, तो उसके अंदर कुछ मान लो चीजें हैं एनफोर्स करनी है, या उसमें कुछ अल्ट्रा वायरस हो चीज, मतलब गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, उसको तोड़ना हो, तो उस लॉ को हटाना हो तो सेंटर में जाना पड़ेगा, फेडरल। और अगर स्टेट का कोई लॉ है, जैसे टेक्सास का लॉ है कि टेक्सास के अंदर जो जॉब होंगी वो 35 साल के इंसान को ही मिलेंगी, तो जो टेक्सास का जो मेन है, टेक्सास में जाके जो टेक्सास का जो स्टेट जुडिशरी है वहां पे जाके उसको हटाना पड़ेगा कि यार ये चीज गलत है, अल्ट्रा वायरस है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर एक ही हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड, ठीक है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अभी क्या कहते हैं, तुमने कोई बीजेपी कोई भी लॉ बनाती है, और बीजेपी की लॉ बनाती है, तुम्हें लगता है कि हाँ यार इस लॉ में अल्ट्रा वायरस है, कुछ चीज गलत है और कुछ होनी चाहिए, तो तुम चाहे तो राजस्थान हाईकोर्ट में चले जाओ, पंजाब हाईकोर्ट में भी चले जाओ, कलकत्ता हाईकोर्ट में भी चले जाओ, ठीक है, मणिपुर हाईकोर्ट में चले जाओ, वो सारे के सारे लॉस को तोड़ सकती है क्योंकि उसके पास पावर है स्टेट लॉ को भी अमेंड करने की, एंड सेंट्रल लॉ को अमेंड करने की। पर जो स्टेट लॉज होते हैं, अब जैसे आंध्र प्रदेश का स्टेट लॉ है, तो तुम यही नहीं कि तुम आंध्र प्रदेश के स्टेट लॉ के लिए मणिपुर चले जाओ, नहीं, स्टेट लॉज को तोड़ने के लिए तुम्हें स्टेट के अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जो लिमिटेशन आ जाती है ना, बाउंड्री की लिमिटेशन, जुरिडिक्शन वो अलग हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ इंटीग्रेटेड नहीं होता। बट अगर तुम आंध्र प्रदेश के और तुम्हें कोई लगता है कि यार जो ये अभी करंट आया है ओबीसी का बिल आया है ये गलत है, अल्ट्रा वायरस है, इससे मेरे कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो तुम आंध्र प्रदेश कोर्ट में भी डाल सकते हो, मणिपुर कोर्ट में डाल सकते हो, कहीं भी डाल सकते हो। और सेम उसी कोर्ट में अगर मणिपुर का भी कोई लॉ है तो उसको भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है। टैक्सेस, हाँ उसकी जो अपील होती है वो फेडरल कोर्ट में नहीं करती, स्टेट की लाई नहीं करती कभी भी। SLP के थ्रू, स्पेशल लिटिगेशन के थ्रू अगर कोर्ट चाहे तो कर सकता है, बट उनकी लाई नहीं करती, दैट्स वाई उनके स्टेट लॉज अलग होते हैं और सेंट्रल लॉज अलग होते हैं, कभी वो इंटरमिक्स नहीं होते। इंडिया में अलग, इंडिया में हो सकता है, इंडिया का अगर कोई भी स्टेट लॉ आया है और स्टेट लॉ को गलत वे से इंटरप्रेट किया गया है और
जो उस स्टेट ने उस चीज को गलत बोला है, तो तुम उसको उठा के सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हो। दैट्स वाइज इंटीग्रेटेड, कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी सुन लेगा, चाहे तुम्हारा स्टेट का लॉ हो या तुम्हारा सेंटर का लॉ हो, कुछ भी सुन लेगा। ठीक है। बट अमेरिका में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में सेंटर सेंटर सुनेगी, अगर स्टेट है स्टेट ही सुनेगी। ठीक है। ये तो थी इंटीग्रेशन के बारे में। अब आती है इंडिपेंडेंस के बारे में, कि भाई अब हम बचाएं कैसे अपने चीज को। ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसे लॉज बना रखे हैं, हमारे पास ऐसे कुछ प्रोविजंस है कि हम इंडिपेंडेंस कर सकते हैं अपने आप को। इंडिपेंडेंस का मतलब ये हो सकता है कि हम, जैसे जो एमपीज एमएलए है, वो अपने हिसाब से उनको यूज नहीं कर सकते जज को। अब जैसे सीजीआई है, अब मैं चाहे मैं पीएम भी हूँ, पर मैं सीजीआई को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता तुम मेरे फेवर का जजमेंट दो, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। क्यों है? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट होती है और हाई कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट होती है जजेस की, कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होती है, मतलब जजेस खुद ही करते हैं। यार ईडब्ल्यूएस के इसके बारे में डिस्कस मत करो, पॉलिटिकल मैटर है उसको, तो बाकी को डिस्टर्ब मत करो। जो सिर्फ पॉलिटिकल रिलेटेड है उसी पे काम करो। ठीक है। तो अपॉइंटमेंट जो जजेस होती है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, वो कॉलेजियम के थ्रू होती है। मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, तुम्हें पता है कॉलेजियम क्या होता है, ये सिस्टम ये याद रख लेना कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज डन बाय कॉलेजियम सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। ठीक है। इसमें सीजीआई प्लस टॉप फोर जजेस, ये सारे लोग मिलके बना कॉलेजियम सिस्टम बनाते हैं, और वो ये बताते हैं कि कौन से बंदे अब से इसके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे, या कौन बंदा, जैसे जस्टिस ये थे आर एफ नरीमन, रोहिंटन फाली नरीमन। ठीक है। तो ये पहले लॉयर थे, और ये ऐसे फिफ्थ लॉयर हैं जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो इनको सुप्रीम कोर्ट में भेजा किसने? इस कॉलेजियम सिस्टम में। इनको मोदी जी या इन्होंने नहीं भेजा। अगर वो भेजेंगे तो पार्शियल हो जाएगा। जैसे मैं बोल दूं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मयंक मैसेज कर रहा है, मैं बोलता हूँ आज से मयंक ही सुप्रीम मोदी जी बोलते हैं कि आज से मयंक है सुप्रीम कोर्ट का नया जज। तो मयंक क्या करेगा, अपने जो भी जजमेंट उनके पास आएगी सेंटर के खिलाफ, वो उसको सेंटर के फेवर में डाल देंगे। तो उस चीज से बचने के लिए सिस्टम बनाया गया है कॉलेजियम की, जो जजेस हैं ऑटोमेटिकली वही काम करेंगे ताकि पार्शियल ना हो। ठीक है। फोर, सीजीआई प्लस फोर। ये क्वेश्चन में आता नहीं है, बट याद रखना सीजी मेन कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, जो जजेस को अपॉइंट करता है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, टॉप फोर इन सीनियरिटी। ठीक है। रिमूवल ऑफ जजेस पार्लियामेंट के थ्रू होता है। याद रखना पार्लियामेंट ही हमेशा रिमूव करती है जजेस को, और इसका बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर होता है। इसको हम बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। ये जब हम वो पढ़ेंगे पार्लियामेंट, तब बताऊंगा मैं क्या होता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में टू थर्ड मेजोरिटी, टू थर्ड मेजोरिटी लोकसभा में और आरएस में ये चाहिए होती है। मतलब अगर हम टू थर्ड का मतलब ये होता है कि जितने बंदे बैठे हों इस मोमेंट पे, ग्राउंड्स फॉर रिमूवर इनकी वो उसमें आएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बताऊंगा, अभी इसको जानने की जरूरत नहीं है, वो डिटेल चीज है। ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जब टॉपिक आएगा उसके अंदर कवर होगा। ठीक है। अभी टाइम नहीं उस चीज के लिए। तो लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों पास करेंगे टू थर्ड मेजोरिटी के साथ, मतलब अगर 100 बंदे बैठे हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट उसके अंदर टू थर्ड मतलब 66% बंदों को, 66 लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मिनिमम होने चाहिए। अगर वो हाँ करेंगे देन उसके बाद ही कोई जज रिमूव होता है। ठीक है। सीजे को रिमूव कर सकता है, कोई भी जज रिमूव हो सकता है। टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसको बोलते हैं टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग। सीट से टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग, उस टाइम पे कितने बंदे बैठे हैं उसका टू थर्ड गिनते हैं हमेशा, या उसका हाफ, या उसका मेजोरिटी। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसका वर्ड होता है प्रेजेंट एंड वोट। ये पार्लियामेंट का पार्ट है। इसके बाद होता है सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो सैलरी होती है, पेंशन होती है, अलाउंसेस होती है, फंक्शनिंग होती है, वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से आता है। इसका मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट है वो जजेस की सैलरी फीस कम नहीं कर सकती, और जो जो सामान उनको मिलता है वो सारा कंसोलिडेट फंड से उठ के आता है। ठीक है। तो वहां पे वो चीजें, पैसा कम नहीं हो सकता। तो मान लो, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि हमारा पेपर खत्म हो गया, तो पार्लियामेंट उनको मना नहीं कर सकता। वो सीधा क्या करेंगे, पेपर लेंगे, पेपर खरीदेंगे, जो बिल होगा वो सीधा पार्लियामेंट में सबमिट कर देंगे, या कैग को सबमिट कर देंगे, पैसा काट लेना अपने आप। ठीक है, चेक की तरह।
ये चेक की तरह काम करता है। जजेस की जो सैलरी आती है सीधा उठ के वो सीधा कंसोलिडेटेड फंड से आती है। कंसोलिडेटेड फंड सबसे बड़ा फंड होता है इंडिया का। जितने भी तुम्हारा टैक्स का पैसा होता है, रेवेन्यूज होते हैं, जितने भी तुम्हारे इंटरेस्ट आता है जो तुमने आज तक लोन दिया है, वो सारा पैसा यहाँ जाता है। ठीक है, तो जो जजेस की सैलरी होती है वो सीधा यहाँ से कट के आती है। पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकती कि यार बढ़ा दो, बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती। और बढ़ाएगी, बढ़ाएगी भी तब बढ़ाएगी जब वो टेनर खत्म हो जाएगा उस बंदे का, और जब कोई नया जज आ रहा होगा। या कम करेगी तो उस जज के आने से पहले कम करेगी। ये नहीं कि जज के सर्विंग के टाइम पे कम कर दे, नहीं कर सकते वो लोग। बढ़ा सकते हैं पर कम नहीं कर सकते। बढ़ाने के लिए सब, मतलब बढ़ाने के टाइम पे कोई इशू नहीं होता, पर घटाने के टाइम पे कभी भी जब जज सुप्रीम कोर्ट में हो तो नहीं घटा सकते हो कभी भी। हाँ, पार्लियामेंट डिसाइड करती है उसको, बिल होता है इनका, अप्रोप्रिएशन ये सब का, ठीक है। पावर टू पनिश एंड कंटेम्प्ट। कोई भी बंदा जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उड़ते हुए जाएगा कि भाई तुम ऐसा कर रहे हो, बहुत बेकार कोर्ट है, तुम ये काम नहीं करते, वो काम नहीं करते, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट उनको बोलेगी भाई इसको पकड़ो और जेल में डालो। ठीक है। याद रखना, पावर टू पनिश और कंटेम्प्ट का एक कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दे रखा, इसका प्रॉपर एक कंटेम्प्ट एक्ट है। कंटेम्प्ट एक्ट। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पावर टू, कि पावर ऑफ द कंटेम्प्ट, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास कहाँ से आती है, तो कंटेम्प्ट एक्ट के थ्रू आती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेम्प्ट के बारे में नहीं दे रखा। तो क्वेश्चन भी आया था पहले एक बार कि पावर ऑफ कंटेम्प्ट कहाँ से आता है, तो कंटेम्प्ट एक्ट के थ्रू आता है। एक्ट बोल लो इसको या स्टेट्यूट बोलो। ठीक है। बैन ऑन जजेस आफ्टर, बैन ऑन जजेस प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। अब जैसे तुम्हें पता है कि रोहिंटन फॉली नरीमन ये रिटायर हो गए हैं। ये इनकी एज होती है 65 ईयर्स तक। ठीक है। तो आज ये 64 ईयर्स के हैं। कल ये 13 अगस्त को 65 के हो जाएंगे। तो 65 के होते वो नहीं बैठ सकते सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हेंस उनको अब रिटायर करना पड़ेगा। पर जैसे वो रिटायर हुए, अब ना ही वो कहीं किसी कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए एडवोकेट। अब वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि आपसे तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते रिटायरमेंट के बाद। इससे क्या होता है कि जब कोई सीनियर जज या सीनियर लॉयर कभी भी मतलब जब सीनियर जज कभी जाता है किसी जज, दूसरे जज के सामने प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर उसके सामने दलील देता है अपनी एज ए लॉयर, तो सामने वाला जज एज ए ड्यू रिस्पेक्ट उनकी बातें सुनता है और उनको गलत नहीं ठहरा सकता और ना ही उनके खिलाफ जा सकता है। तो दैट्स वाई जो जजेस होते हैं पार्शियल बन जाते हैं काफी हद तक एक दूसरे के साथ, कि यार सुप्रीम कोर्ट जज मेरे हाई कोर्ट के अंदर या मेरे लोअर कोर्ट के अंदर आया, मैं कैसे इसको मना कर दूं। हैंस वो कभी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बट दे कैन बी पार्ट ऑफ ट्रिब्यूनल्स, जैसे कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वो भी अगर कोलेजियम चाहे और पार्लियामेंट चाहे तो। ठीक है, उसमें एक रूल होता है जिससे कि मोस्टली रिटायर्ड जज, रिटायर्ड एससी जजेस को ही हम वो बनाते हैं, जो उनका हेड होता है, एनजीटी का हेड हो गया, या फिर कोई और बहुत बड़ा ट्रिब्यूनल है, एनसीएलटी ट्रिब्यूनल हो गया, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो गया, तो उसके वो हेड बन जाते हैं। ठीक है। इसके बाद सिक्योरिटी ऑफ टेनर, वो 65 साल तक कोर्ट में रह सकते हैं, इसके अलावा उनके पास और कोई कंडीशन नहीं है। अब चाहे वो 60 ईयर्स में बने हो तो 65 तक, अब वो 50, अगर वो 35 की एज में भी सुप्रीम कोर्ट जज बन गए तो उनके पास पूरे 30 साल हैं अपने जजशिप को पूरी करने के लिए, अनटिल अनलेस पार्लियामेंट उनको निकाल नहीं देती। हेंस सिक्योरिटी ऑफ टेनर। ऐसा नहीं है कि तुम आज जा रहे हो तो मोदी जी ने बोला कि यार तुमने मेरे खिलाफ कैसे कर दिया, मैं तुम्हें आज से जज से हटा रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। उनको सिर्फ हटा सकता है तो सिर्फ पार्लियामेंट, और कोई नहीं हटा सकता। दैट्स व्हाई सिक्योरिटी है उनके पास हर चीज की। देन प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑफ कंडक्ट ऑफ जजेस। हाँ, एडॉक पे बुला सकते हैं, अगर जजेस की स्ट्रेंथ कम हो तो एडॉक पे बुला सकते हैं उनको। और वो भी अगर कॉलेजियम चाहे तो, ये सब कॉलेजियम के हाथ में। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्कशन। अब चाहे अब पैगासस का फॉर एग्जांपल, पैगासस को लेके सब लोग ओपोजिशन रखा है कि यार कि पैगासस क्या है, पैगासस क्या है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाला है। अब सुप्रीम कोर्ट ये बोल देती है कि यार हमें पैगासस के बारे में सुना तो हमें discuss करो। तो दिस थिंग जो ये चीज है कंडक्ट, कोई भी पार्लियामेंट के अंदर ये नहीं बोल सकता कि आज सीजे ने मेरी बात सुनने से मना कर दिया पेगासस के ऊपर, हेंस चीज बैन है। दैट्स व्हाई इट्स इंडिपेंडेंट। कोई भी कोर्ट, कोई भी जज के ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज क्वाजी फेडरल नेचर। क्वाजी फेडरल का मतलब ये होता है, इसमें क्वाजी फेडरल, यहाँ पे पहले तीन चीज सुन लो। क्वाजी फेडरल, फेडरल, ठीक है, यूनिटरी वो होता है जो यूके है, मींस यूके में सिर्फ एक ही जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है वो हर जगह काम आता है। ठीक है। यूएस में क्या है कि स्टेट अपना अलग लॉ बनाती है, सेंटर अपना लॉ बनाती है, तो जो सेंटर का लॉ सेंटर में चलेगा, स्टेट का लॉ सेंटर में चलेगा।
इंडिया में क्या है, इंडिया में सेंटर एक लॉ बनाती है, वो हर स्टेट फॉलो करती है, और स्टेट एक लॉ बनाती है, वो पूरी स्टेट फॉलो करती है, अपनी अपनी पर्टिकुलर स्टेट। दिस इज अ क्वाजी फेडरल नेचर, मतलब ये फेडरल भी नहीं है और क्वाजाई भी नहीं, मतलब यूनिटरी भी नहीं है। क्वाजी फेडरल यार, फेडरल क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है इसके अंदर दो यूनिट्स हो, फेडरल भी मतलब सेंटर भी हो और स्टेट भी हो, दिस इज फेडरल। स्टेट का अलग लॉ है, सेंटर का अलग लॉ है, ठीक है, दिस इज फेडरल सिस्टम। यूनिटरी क्या होता है? यूनिटरी होता है कि सिर्फ एक ही लॉ जो सेंटर बना है वो हर जगह काम आएगा। फेडरल, हाँ, यूनियन और स्टेट पावर का मिक्स होता है, जो शेड्यूल 7 में दे रखा है कि एजुकेशन, और एजुकेशन पे अगर तुम्हें कोई लॉ बनाना है तो फेडरल के अंदर स्टेट अपना लॉ बनाएगा और सेंटर अपना लॉ बनाएगा। यूनिटरी के अंदर जो एजुकेशन है वो सिर्फ सेंटर ही बनाएगी। इंडिया के अंदर क्वाजी फेडरल सिस्टम है, मतलब पूरी तरह फेडरल भी नहीं है कि अगर स्टेट का लॉ बना दिया तो स्टेट में ही चलेगा, ऐसा नहीं कर सकते। सेंटर का सीबीएसई, अब सीबीएसई स्टेट भी चलाती है, राजस्थान के अंदर सीबीएसई भी लोग पढ़ते हैं और राजस्थान बोर्ड भी पढ़ते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में जो फेडरल बोर्ड है वो फेडरल पढ़ता, अगर स्टेट टेक्सास का कोई बोर्ड है एजुकेशन तो सिर्फ वो टेक्सास में ही चलेगा, उसके बाहर नहीं चल सकता। तो हमारे पास क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर है। आधा आधा, मतलब पूरी तरीके से फेडरल भी नहीं है, पूरी तरीके से यूनिटरी भी नहीं है, मतलब पूरी तरीके से यूके भी नहीं है, पूरी तरीके से यूएसए भी नहीं है, तो हम क्वाजी फेडरल है। हमारा सेंटर का लो हर स्टेट में चलता है और स्टेट का लो स्टेट में भी चलता है। और सेकेंडली इसके बाद इसमें कुछ चीजें कही गई हैं, ये थोड़ा सा याद कर लेना। तो केसी बियरी थे, उन्होंने कहा था कि फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ठीक है, और क्वाजी फेडरल भी इन्होंने ही बोला था ये वर्ड, केसी बियरी ने, ठीक है। मॉरिस जॉनसन, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, इसका मतलब ये होता है कि जबरदस्ती हम अपने आप को फेडरल बना रहे हैं, बल्कि हम एक तरीके से यूनिटरी। ग्रैनविल ऑस्टिन, ये है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब फेडरलिज्म है बट इसको कोऑपरेटिव करके बना रखा है यूनिटरी के साथ, ठीक है। और जेनिंग्स, इन्होंने कहा था कि फेडरलिज्म इज ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ये इन्होंने क्यों कहा था? ये इमरजेंसी को लेके बोला। जैसे इंडिया के अंदर कोई इमरजेंसी फॉर्म लगाते हैं हम लोग, तो वैसे ही सारी जो पावर होती है वो स्टेट से हटके सेंटर के पास आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि हम कोई प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, जैसे ही हम ये प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे सारी स्टेट की पावर उठ के वहाँ, सारी पावर यूएस के पास, सेंटर के पास आ जाती है। क्वाजाई मैं एंड में बताऊंगा दोबारा एक बार, ठीक है। यार किसी का माइक ऑन है, एक बार ऑफ कर लो अपना जो भी है। ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्वाजाई सोनाक्षी में बाद में बताऊंगा एंड में, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तुम्हें पता है हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दो टाइप गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री और लास्ट में होती है प्रेसिडेंट। क्वाजाई फेडरल के बारे में बताऊंगा मैं, रुक जाओ, अभी इसके बारे में डिस्कस करूंगा लास्ट में, ठीक है। प्रेसिडेंट ये हमारे यूएसए में चलती है, पार्लियामेंट्री हमारे इंडिया एंड यूके में चलती है, ठीक है। वहां पे सारे लोग प्रेसिडेंट, कल भी मैंने बताया था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में सारे लोग प्रेसिडेंट बनाते हैं। बिडेन जितने भी लॉ बनाएगा यूएस के अंदर, बिडेन बनाएगा। जितनी पॉलिसी बनाएगा, आज से इंडियंस का आना बंद है, वो काम बिडेन करेगा। इंडिया के अंदर अगर यूएसए से आना बंद करना है तो पार्लियामेंट लॉ निकालेगी, ठीक है। तो हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें पार्लियामेंट्री क्यों है? इसको हम वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट। वेस्ट मिनिस्टर क्यों? क्योंकि लंदन में एक जगह है वेस्ट मिनिस्टर, वहां पे उनकी पार्लियामेंट सिचुएटेड है, दैट्स व्हाई इसको वेस्ट मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है। नाउ क्यों है मेजोरिटी पार्टी रूल? हमारे पास तुम्हें पता है सीटें हैं 552, ठीक है। अब जो भी इसके अंदर हाफ ले जाएगा उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। तो मोदी जी के पास अभी इस मोमेंट में 320 सीटें हैं, अगर तुम सारे, वैसे तो बीजेपी के पास खुद के में ही 300 समथिंग सीटें हैं, और सारा सिस्टम अगर तुम मिला दोगे तो 350 बन जाता है सारा कुछ मिला के, तो ये 352, ठीक है। हाँ, 552 ही बोला मैंने। तो जो 350 बंदे हैं ये मेजोरिटी रूल में है, ठीक है, और 550 अब हो गया है, हाँ। 550 इसलिए हुआ है क्योंकि जो दो एंग्लो इंडियन सीट्स थी वो अब हटा दी है, ठीक है। तो 550 सीट्स है, तो जो भी 550 के हाफ में जाएगा
उसके पास पावर आ जाएगी करने की। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबको पता है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कैबिनेट वाला, जितने भी मिनिस्टर्स हैं सारे कैबिनेट मिनिस्टर, वो सारे रेस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा के लिए। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। ये तुम्हारे प्रेसिडेंट के अंदर, प्रेसिडेंट के में टॉपिक है 70, आर्टिकल 74 73 जब पढ़ेंगे उसमें आएगा कि सारे मिनिस्टर्स लोकसभा के लिए डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये बात आ जाए ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेस्पॉन्स कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल, अगर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए तो याद रखना हमेशा लोकसभा के लिए होते हैं ये लोग। पार्लियामेंट मत कर देना भगवान के लिए, ये क्वेश्चन आता है पार्लियामेंट मत करना। ये बहुत बार आया कि पार्लियामेंट इसलिए नहीं, पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा भी है और प्रेसिडेंट भी होता है। पार्लियामेंट तीन बंदों से बनती है, एक तो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ठीक है। तो सिर्फ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के लिए होती है क्योंकि लोग लोकसभा से उठ के आए होते हैं। अगर इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो सबसे पहले अगर कोई चीज डिसॉल्व होती है तो लोकसभा डिसॉल्व होती है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये लोग सारे कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। लोकसभा ही तो बोला मैंने, लोकसभा के लिए ही कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्लियामेंट के लिए नहीं होते। ये बात कहीं लिख लो एक बार, ठीक है, याद कर लेना। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा लोकसभा के लिए होते हैं, पार्लियामेंट के लिए नहीं होती, क्योंकि राज्यसभा कभी भी नहीं टूटता, प्रेसिडेंट कभी नहीं टूटता, सिर्फ लोकसभा डिसॉल्व होती है। हेंस अगर मोदी जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है और बोलते हैं मोदी जी देश चलाने लायक नहीं है, तो सबसे पहले जो पार्लियामेंट टूटेगी वो लोकसभा टूटेगी। ठीक है, हेंस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा मैंने बता दिया, सेम चीज। प्रेजेंस ऑफ रियल एंड नॉमिनल हेड्स, रियल हेड हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, जिसको हम बोलते हैं दे फैक्टो, बाय फैक्ट। और दे ज्यूरे, बाय लॉ होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, दैट्स उसको हम बोलते हैं नॉमिनल हेड। मतलब उसके पास सिर्फ जितने भी एक्शंस होते हैं, जितने भी तुम्हारे अमेंडमेंट्स आते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे आते हैं, गैजेट में कुछ भी आता है प्रेसिडेंट के नाम पे आता है, कोई भी नया लॉ बनेगा प्रेसिडेंट के नाम पे आएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है। ओके, तो जो रियल पावर मोदी जी के पास है, मोदी जी बोलेंगे कि आज से नया लॉ बनाएंगे, आज से ओबीसी की पावर स्टेट को देंगे। ठीक है, बट जब वो लॉ तुम्हारे हाथ में आएगा उठ के, तो उस लॉ पे जो नाम लिखा होगा प्रेसिडेंट का लिखा होगा, हेंस प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड। रियल हेड, रियल हेड ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर होता है, क्योंकि सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। अगर तुम्हें कोई भी लॉ बनाना है, कुछ भी करना है, तो सारा काम प्राइम मिनिस्टर करता है। बट प्राइम मिनिस्टर सारे काम करने के बाद हमेशा जो साइन होता है वो प्रेसिडेंट करता है उसके ऊपर। तो ऑब्वियसली तुम्हारे घर में जो डिसीजन होते हैं तुम्हारे दादा ही लेते हैं, अगर दादा है तो दादा जो बोले तो दादा रियल हेड हो गए। ठीक है, पापा तुम्हें आइडिया देंगे, पापा आइडिया देंगे कि चलो ये काम करता है, पर दादा से परमिशन लेनी पड़ेगी। हेंस जो प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा नॉमिनल हेड होता है। मतलब लास्ट में सब कुछ फाइनल होने के बाद प्रेसिडेंट के पास आता है कि भाई शांति से साइन कर दो, आज से लो आया, बस और कुछ नहीं। पर जो लो को कौन लेके आता है, लोगों को कौन पास कराता है, वो हमेशा पीएम होता है। हेंस रियल में याद रखना पीएम, नॉमिनल में प्रेसिडेंट। इसको इसको बोल सकते हो दे फैक्टो, और इसको बोल सकते हो दे ज्यूरे, JURE। दे ज्यूरे मीन्स बाय लॉ, बाय लॉ हमेशा प्रेसिडेंट हेड होता है, और दे फैक्टो इन रियलिटी हमेशा प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है, मिक्स और वेजिटेरियन फ्लेक्सिबिलिटी, ये पार्लियामेंट का पार्ट है, पार्लियामेंट में बताऊंगा। इसके अंदर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रेसिडेंट, ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो तुम एक सिंपल मेजोरिटी से भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कल जाके मैंने आंध्र प्रदेश के दो हिस्से कर देने हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कुछ नहीं करना, पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लेके आना है, बिल लाते ही सिर्फ आधी में 50% बंदे बैठे हों, 50% ने हाँ बोल देनी है, आज से दो हिस्से हो जाएंगे स्टेट के। बट मुझे फंडामेंटल राइट्स के अंदर एक नया फंडामेंटल राइट डालना है, तो उसके लिए मुझे 2/3 चाहिए। तो वो 2/3 क्या होती है, रिजिडिटी कि मतलब इसको, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको चेंज करने के लिए पार्लियामेंट का 2/3 चाहिए, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट हाँ बोले तो। ठीक है, ये पार्लियामेंट, ये अमेंडमेंट के अंदर है, जब अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा और कौन कौन से अमेंडमेंट है उसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बहुत जल्दी टूट जाती है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए। ठीक है, हाँ यूटी को भी, जैसे अब वो था, ये तोड़ा इन लोगों ने, जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ा। तो जम्मू कश्मीर को तोड़ने के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी की, 2 महीने बोला कि आज से जम्मू कश्मीर के दो हिस्से हो गए, जम्मू कश्मीर आज से जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हो गया, और आज से जम्मू कश्मीर स्टेट छोड़ के यूटी बन गया। तो ये इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ये चीजें फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आती है। पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो रिजिड होती है, जिनको नहीं तोड़ सकते। जैसे केशवानंदा भारती केस था, जैसे उसमें बता रखा था कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, तो बेसिक स्ट्रक्चर रिजिडिटी में आ जाता है।
कि बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ना भी हो तो भी एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो वो रिजिडिटी के अंदर पार्ट बन जाता है। तो चाहे तुम्हें अगर फंडामेंटल राइट तोड़ने हो तो 2/3 चाहिए, तुम्हें इसको तोड़ना हो तो 2/3 चाहिए, डीपीएस भी डालना हो तो 2/3 चाहिए, एफडी नई एफडी लेके आनी 2/3 चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आना हो CAA तो 2/3 चाहिए। क्योंकि क्योंकि वो रिजिडिटी का पार्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत चीजें चेंज कर देता है। ठीक है। डीपीएसपी, इसका प्रॉपर एक चैप्टर है, तब पढ़ेंगे। डीपीएसपी कुछ नहीं है, डीपीएसपी होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसका मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट, मतलब स्टेट अगर कोई भी पॉलिसी बनाए, चाहे पंजाब या राजस्थान कोई भी पॉलिसी बना रही है, तो उसमें कुछ पॉलिसी में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कि सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर कर सके। इसका प्रॉपर एक चैप्टर है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद अभी समझ लो कि डीपीएसपी भी एक तरह से पार्ट है। ठीक है। B.R. अम्बेडकर ने इसको नोबल फीचर बोला था। तो जो फर्स्ट टाइम राइट टू एजुकेशन उठ के आया था कि भाई सब बंदों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो डीपीएसपी था। बाद में उसको फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया, क्योंकि डीपीएसपी मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि दे आर नॉन जस्टिसिएबल। मीन्स अगर डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल हैं 36 से 51 के बीच में, वो तुम चाहते हो कि तुम उसको सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलो कि यार इसके अंदर एक अमेंडमेंट है कि मेरे को जो मतलब प्रमोट करना चाहिए सोशल इकोनॉमी, बट ऐसा नहीं है, अंबानी का इतना पैसा, मेरा पैसा नहीं, अंबानी का पैसा थोड़ा मेरे को दो, तो सुप्रीम कोर्ट ये चीज नहीं कर सकती क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है। हाँ, अगर फंडामेंटल राइट्स में ये बात लिखी होती तो हो जाता, तो सुप्रीम कोर्ट एक बार सोच सकता था हाँ यार इसकी बात में दम है। ठीक है। तो डीपीएसपी कुछ नहीं होता, सिर्फ पॉलिसी बनाने के कुछ तरीके होते हैं कि अगर पंजाब गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना रही है स्टेट एजुकेशन के ऊपर, तो डीपीएसपी में एक आर्टिकल दे रखा है तुम्हारे 1340 के अंदर भी है कि उसके अंदर ऐसा होना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उनको उनकी एजुकेशन सफर नहीं होनी चाहिए, अमीरों के लिए नहीं बनाना। तो ये एक गाइडलाइंस होती है बनाने के लिए। इससे फायदा ये भी होता है कि अगर मान लो उन्होंने ऐसा कोई लॉ बना दिया कि आपसे सिर्फ जिनके पास 10 लाख रुपए या अबव कमा रहे हैं सिर्फ वही अब आज से प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, तो ये एक तरीके से अल्ट्रा वायरस हो गया। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके पूछता, डीपीएसपी में ये बात नहीं लिख रखी कहीं पे भी कि डीपीएसपी में लिख रखा है सबको इक्वल प्रमोशन देना है, तो सुप्रीम कोर्ट डीपीएसपी की हेल्प से उस फाइलों को हटा सकती है। बट डीपीएसपी को मैं लेके नहीं जा सकता कि सर डीपीएसपी में ये बात लिखी है प्लीज मेरे साथ करो, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट हाथ बांध लिया। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज 11 ड्यूटीज हैं। ये सरदार स्वर्ण सिंह इंदिरा गांधी के टाइम पे थे, तो इंदिरा गांधी ने एक बात बोली थी कि मेरे को ना, कुछ लोग बात नहीं मानते, कुछ लोग कुछ करते नहीं है, सिर्फ मतलब फंडामेंटल राइट्स तो उठाने आ जाते हैं बट कुछ करते नहीं उसके आगे। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में सबसे उड़ते हुए आते हैं कि हमें फंडामेंटल राइट इंफ्रिंज हो गया, हमें फंडामेंटल राइट्स करो, बट जब खुद की ड्यूटी आती है कि कोई काम करना है देश के लिए तो नहीं करते। तो सरदार स्वरण सिंह ने इंदिरा गांधी को बोला था कि मेरे पास कुछ चीज है वो मैं आपको देना चाहता हूँ, तो वो थी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो 51A के अंदर ही कुछ ड्यूटीज है हमारे पास 11। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई थी। पहले मैंने 42nd में पढ़ाया था, सेक्युलर सेक्युलर इसको बोलते हैं, सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट और इंटीग्रिटी, तीन चीजें आई थी उसके अंदर, तो 42nd से वो भी आई थी, और सरदार स्वरण सिंह कमेटी के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज भी आई थी। ठीक है। अल्ट्रावायरस बताऊंगा मैं क्या होता है लास्ट में। ठीक है। तो 11 है, ये याद करनी है, चैप्टर आएगा उसमें बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, बस अभी के लिए समझ लो हमने यूएसए से उठाया। फंडामेंटल राइट्स बता दिए मैंने क्या होते हैं, जो कि हर एक का अधिकार है, ताकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनी रहे हमारे पास। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब मोदी जी अपना तानाशाही ना चलाए, अमित शाह ने तानाशाही ना चलाए, राहुल गांधी अपनी तानाशाही ना चलाए, सबको बराबर हिस्सा मिले, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जैसे अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी ने जो क्या कहते हैं, कोई पोस्ट कर दिया ट्विटर के ऊपर, जिससे पॉस्को एक्ट के अंदर सब्जेक्शन था कि तुम जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, बट उन्होंने करा। तो राहुल गांधी दो क्वाइन ऑफ गांधी फैमिली, तब भी उनके ऊपर एक्ट्स लगाए गए, उनके ट्वीट हटाया गया, क्योंकि वो गलत चीज थी। तो अगर मैं भी वो चीज करूंगा तो मेरे पे भी इक्वल सब्जेक्शन लगेगा, उन पे भी, तो फंडामेंटल राइट्स यहाँ आ जाते हैं। ठीक है। हाँ, तो ट्विटर ने क्यों रिमूव करा, हमने लिख के देते भी तो ट्विटर ने रिमूव करा। इमरजेंसी प्रोविजंस, हमारे पास इमरजेंसी कुछ प्रोविजंस है, अगर कुछ ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है स्टेट के अंदर, तो हम इमरजेंसी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, मान लो स्टेट के अंदर अब ममता दीदी है, ममता दीदी किसी की सुन नहीं रही, तो मोदी जी और अमित शाह जी क्या कर सकते हैं, या तो प्रेसिडेंट खुद मर्जी से या गवर्नर के कहने पे एक स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं, सीधा ममता दीदी को घर बैठा देंगे, आज से तुम्हारी वेस्ट बंगाल हम चलाएंगे। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी, या फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी।
ये भी इमरजेंसी चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, भाई ऐसा लग रहा है कि पैसा खत्म हो गया गवर्नमेंट के पास, तो सबकी फीस कम करनी है, सैलरी कम करनी है, तो इमरजेंसी लगा दो स्टेट। और लास्ट नेशनल इमरजेंसी, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, तो लगानी पड़ेगी। तो लगाई लगाई भी थी 62 में, 65 में भी। देन उसके बाद 1975 के अंदर बड़ी कंट्रोवर्शियल हुआ था इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी का इलेक्शन जो था वो राज नारायण ने बोल दिया था कि गलत तरीके से है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या करा था कि हटा दिया था इंदिरा गांधी को कि आज से तुम्हारी सीटें खत्म है, आज से तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो। हेंस अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो तो पैसे तुम पीएम नहीं बन सकती, ठीक है। तुम्हें राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर होना पड़ेगा पीएम बनने के लिए। तो वो राज्यसभा में थी नहीं, वो रायबरेली सीट से आई थी, तो वहां से उनको हटा दिया। तो उन्होंने बोला कि अब मैं हट गई हूँ, तो अब लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तो अब खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करा कि उन्होंने एक इमरजेंसी लगा दी कि आज से नेशनल इमरजेंसी है, आज से सबके सबको उठा के जेल में डालो जो भी मेरे अगेंस्ट बोल रहा है। तो नेशनल इमरजेंसी थी, ये बाद में पढ़ेंगे प्रोविजंस के अंदर, ठीक है। इसके बाद 3 टायर गवर्नमेंट। हमारे पास 3 टाइप की गवर्नमेंट है। नेशनल इमरजेंसी का मैक्सिमम पीरियड 6 महीने होता है, सब्जेक्ट टू री अप्रूवल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो वो चाहे तो तुम 6 महीने के बाद पूरे 1.5 साल तक लगा के रखो, 3 साल तक, 10 साल तक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक लोकसभा बोलती रहेगी चलता रहेगा, तो अब लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके। 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट, तुम्हें पता है हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, और तीसरी गवर्नमेंट है पंचायत की। जो लोग वहां रहते हैं, जिन्होंने पंचायत सीरियल भी देखा होगा, अमेजोन प्राइम के ऊपर आया था, पंचायत सीरीज देखी हो, तो उसके ऊपर एक फुलेरा जो गांव था उसके ऊपर वो सचिव था, तो पंचायत का वो सेक्रेटरी था, ठीक है। वो पंचायत थी, ठीक है। और उसके बाद आता है म्यूनिसिपल्स, जो लोग शहर में रहते हैं। तुमने सुना होगा बिराम, अभी आजकल बिराम मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, थोड़े दिन पहले कंगना घर डिसॉल्व कर दिया था, कंगना घर पे बुलडोजर चला दिया था। तो वो कौन थे? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी। जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में डीएमसी जिसको बोलते हैं, दिल्ली म्यूनिसिपल, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो क्या है? तो थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। मीन्स कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती और उनको बहुत बेकार लगता है। अब जैसे तो सबसे प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करना, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी ना उठ के आ जाएगी कि यार मुझे कि केजरीवाल कि भाई मेरे को प्रॉपर्टी टैक्स दो, तुम लोगे कि नहीं। तो उसने तो एक थर्ड गवर्नमेंट होती है जो बिल्कुल ग्रास रूट, सबसे नीचे लेवल पे काम करते हैं, उसे ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी बोलते हैं। वो होती है पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करती है, वो मैक्सिमम होता है प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, 3 साल तक के ऊपर नहीं लगा सकते, ठीक है। तो जो पंचायत होती है वो गांव में काम करती है। जो गांव में सबसे नीचे काम करते हैं, गांव में खेत कहाँ होने चाहिए, गांव में टैक्स कैसे मिलेगा, गांव में कहाँ पे क्या चीज लगानी है, बिजली कैसे लगानी है, रोड कहाँ बनवाने हैं, तो वो पंचायत बनाती है, ठीक है। पंचायत के बारे में सुना होगा, ठीक है। उसके ऊपर, पंचायत के ऊपर फिर म्यूनिसिपल आती है, 4-5 पंचायत को जब इकट्ठा कर देते हैं तो उसके ऊपर एक ब्लॉक लेवल बन जाता है, ब्लॉक। उसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर फिर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के ऊपर सेंटर। तो ऐसे काम करती है ये 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सिर्फ इंडिया के अंदर है और कहीं नहीं है। तो हमारे पास 73rd से पंचायत आई थी, और 74th अमेंडमेंट से लोकल गवर्नमेंट आई थी। और ये इसको जो लेके आए थे सबको पता है, राजीव गांधी लेके आए थे, तो ठीक है। ये राजीव गांधी की अकेली इनोवेशन है, उसके बाद चलती आ रही है आज तक। कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट के अंदर बात करेंगे, क्योंकि अमेंडमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो याद कर लेना, 73 और 74 में पंचायत आई थी हमारे पास, और 74 में अर्बन लोकल बॉडीज। ये पार्ट 9 में आई थी पंचायत, और पार्ट 9A में आई थी म्यूनिसिपल। और शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12, 2 शेड्यूल आए थे, ठीक है। ग्राम सभा वही तो होती है, ग्राम सभा पंचायत और ग्राम सभा बोल देते हैं। जो सबसे बेसिक लेवल होता है उसको हम ग्राम सभा बोलते हैं, पंचायत ही ग्राम सभा। पंचायत एक बड़ा थोड़ा सा वर्ड हो गया, पंचायत के अंदर ही ग्राम सभा आ जाती है। तो जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो ग्राम सभा और पंचायत के इलेक्शन कराता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ये होता है कि जो पूरा डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो काम करता है। मतलब अब ये है, अब डिस्ट्रिक्ट जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर द्वारका है, ठीक है। तो द्वारका बहुत बड़ा है, एक बंदा नहीं समझेगा, तो द्वारका के बहुत सारे पार्ट कर दिए, 35 पार्ट। तो 35 के जो 35 है उनको ब्लॉक होते हैं, तो 35 ब्लॉक में 35 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बैठेंगे। तो अपना अपना ब्लॉक संभालेंगे, ठीक है। ऐसे काम करते हैं ब्लॉक में, हाँ, बीडीओ एसडीओ, हाँ। तो जो एक बहुत बड़ा एरिया होता है उसको बहुत छोटे में काट देते हैं, और हर छोटे छोटे, मतलब अगर 15 किलोमीटर का एरिया है, तो हर एक 1 किलोमीटर स्क्वायर में बांट देंगे, तो हर एक 1 किलोमीटर स्क्वायर एक ब्लॉक बन गया, तो ऐसे 15 बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, पंचायत बलवंत राय मेहता, वो बात की बात करेंगे, ठीक है। पंचायत के चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट बॉडीज, ये बुलवार्क होती है। बुलवार्क का मतलब होता है ब्लॉक करना, किसी चीज को रोकना, कोई स्ट्रॉन्ग चीज को रोक के रखना, उसको बुलवार्क बोलते हैं, ठीक है।
तो डेमोक्रेटिक सिस्टम का बुलवार्क है, मतलब कि डेमोक्रेटिक सिस्टम इनके बिना नहीं चल सकता। तो इनके पास भी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज वैसे ही काम करते हैं, इनके पास भी सिक्योरिटी ऑफ टेनर होता है, फिक्स सर्विस कंडीशंस होती है, जो जितना पैसा इनकी सैलरी है, जितना भी इन्हें काम करने का तरीका कुछ भी होता है, कंसर्ट फंड से आता है, ठीक है। एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन, सीएजी और यूपीएससी एसपीएससी। इलेक्शन कमिश्नर जो करंट है अभी हमारे पास, सुशील चंद्रा, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बाकी दूसरे हैं, एक राजीव कुमार है और तीसरा है अनूप चंद्र पांडे। ये तीनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाते हैं, तीन बच्चे। तो इन तीनों को तुम ऐसे नहीं निकाल सकते, इनको तुम्हें पहले पार्लियामेंट से 2/3 की परमिशन लेनी पड़ेगी, देन वो निकलेंगे, ठीक है। सेम चीज कैग, जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो पहले जेएंडके के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे। सीएजी का काम बताऊंगा बाद में क्या होता है, अगले चैप्टर, वो अगला चैप्टर है। तो इनको भी ऐसे नहीं निकाल सकते, पार्लियामेंट ही निकालेगी, ये नहीं कि मोदी जी निकाल दे। यूपीएससी ने एसपीएससी, यूपीएससी चेयरमैन है करंटली प्रदीप कुमार जोशी, उनको भी ऐसे नहीं निकाल सकते। हाँ, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ही निकाल सकते हैं, पर प्रेसिडेंट तब निकालेगा जब जब जो तुम्हारी पार्लियामेंट है वो 2/3 बोल दे कि हमें नहीं चाहिए, देन ही निकाल सकते हैं वो, ठीक है, उससे पहले नहीं निकाल सकते। ओके, यहाँ पे खत्म हो गया। और फटाफट एक बार सोर्सेज देख लेते हैं, खत्म भी करनी क्लास को अभी। सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया वन, हमने डू वी हैव चेयरमैन ऑफ दीज बॉडीज? नहीं, चेयरमैन याद करने की जरूरत नहीं है। अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट निकाल सकता है, अटॉर्नी जनरल इज नॉट ए इंडिपेंडेंट बॉडी, अटॉर्नी जनरल इज ए पार्ट ऑफ, मतलब पार्लियामेंट की तरफ से एक तरह पार्ट हो जाता है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल को निकालने के लिए सिर्फ पीएम एक बार बोलेगा कि मेरे को ये नहीं चाहिए, तो प्रेसिडेंट एक बार में उसको निकाल देगा। तो उसके सिक्योरिटी ऑफ टेंडर नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट यूपीएससी है, कैग है और इलेक्शन कमीशन है, इनको नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनकी जो सैलरी होती है वो सारी कंसोलिडेटेड फंड से आती है, और इनको निकालने के लिए पहले पार्लियामेंट से परमिट लेनी पड़ेगी। ये जी प्राइवेट बॉडी एक तरीके से, हाँ, एग्जैक्टली। ऑस्ट्रेलिया, हमने यहाँ से कंकरेंट लिस्ट उठाया। कंकरेंट लिस्ट तुम्हें पता है क्या होती है, जो जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं, दैट इज कंकरेंट लिस्ट। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से उठाई है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, एक एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचना, ठीक है, उसके बीच में कोई बाधा ना आना और रास्ते में आराम से चलना। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा जीएसटी काम करता है जिस तरीके से, यहाँ से मैंने दिल्ली से सामान लिया, मैंने उसको अमेरिका, यहाँ से मैंने उसको चाइना, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश भेज दिया, या फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा उसके पास, या फिर यूपी भेज दिया, तो कोई भी जगह जा सकते हैं, वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, दैट इज। तो हमने वो ऑस्ट्रेलिया से उठाया। जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज, कोई भी एक बिल है एक्सेप्ट मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये दो बिल ऐसे हैं, इनके अलावा अगर कोई भी बिल है, फॉर एग्जांपल यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका बिल लोकसभा पास कर देती है पर राज्यसभा पास नहीं करती, तो एक ज्वाइंट सिटिंग हो जाएगी लोकसभा और राज्यसभा की, कि भाई तुम्हें बिल को पास करना है और बिल पास हो, क्योंकि लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ऑब्वियसली, ठीक है। पर मनी बिल में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये नहीं कर सकते, ठीक है, उनको दोनों को 2/3 सेपरेटली पास करना पड़ेगा। तो जो भी चीज 2/3 सेपरेटली पास हो सकती है, वो चीज कभी भी ज्वाइंट सिटिंग में नहीं आती, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग में वो चीज आती है जहां पे कोई भी फटाफट एक लॉ बनाना हो, ठीक है। तो ये चीज हमने ऑस्ट्रेलिया से उठाई है। कनाडा से फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, जैसा मैंने बता दिया तुम्हें, सारा कुछ स्टेट में जॉइंट सीटिंग नहीं होती कभी, ठीक है, सिर्फ पार्लियामेंट में होती है। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मैंने तुम्हें बता दिया स्ट्रॉन्ग सेंटर क्या होता है, कि सेंटर के पास ज्यादा पावर आती है, वो लगा दिया, इमरजेंसी लगा दी, क्वासी फेडरलिज्म, हाँ एग्जैक्टली, वो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है। स्टेट ने कोई लॉ बनाया, कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट ने कोई लॉ बनाया, सेंटर ने भी लॉ बनाया, तो सेंटर का लॉ ज्यादा पावरफुल हो जाता है, इसलिए फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा से। वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर इन द सेंटर, शेड्यूल 7, तुम्हें पता है क्या है, ठीक है। देन इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय स्टेट, जो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, हमेशा प्रेसिडेंट करता है। एडवाइस जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देता है, ये बाद में करेंगे, वैसे पहले सिलेबस फटाफट खत्म करें, तो मेरे पास टाइम कम है थोड़ा सा। आयरलैंड से हमने क्या उठाया, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू लोकसभा, लोकसभा के मेंबर कहाँ जाते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कैसे सिलेक्ट करना है, प्रेसिडेंट में पढ़ाऊंगा कैसा है, और बड़ा इंटरेस्टिंग और ट्रिकी। जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, हाँ, सबकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से आती है, पार्लियामेंट की भी। ये क्वेश्चन बाद में पूछना खत्म होने के बाद, ठीक है। सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, जिसको हम अब रशिया बोलते हैं, ठीक है। वहां से हमने क्या उठाया, फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे तुम्हें बताया था मैंने, सरदार सुरन सिंह। आइडिया ऑफ जस्टिस इकोनॉमी की प्रियम्बल का जो पार्ट है। यूके से हमने क्या उठाया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट,
रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स। रिट्स जो होती है आर्टिकल 32 में है, ये कल पढ़ेंगे FR के अंदर, फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होता है कि राहुल गांधी कुछ भी बोल देगा मोदी जी को पार्लियामेंट के अंदर, तो मोदी जी सुप्रीम कोर्ट में लेके नहीं, या हाई कोर्ट में लेके नहीं जा सकते कि इसने मेरी बेइज्जती करी है। दैट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है। बाइकैमरलिज्म, लोकसभा और राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, ये यूके में होता है, ठीक है। यूएसए, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू वो होता है कि अ, जैसे अगर मान लो कोई भी लॉ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें लगता है तुम्हारे राइट्स को FR खत्म कर रहा है, तो उसको हटाने के लिए, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यूएस से लिया है। लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से उठाया, यूएसए से उठाया है। प्रूव्ड इन मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, ठीक है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज कहाँ से लिया है, यूएसए से, कि दोनों को 2/3 पास करना पड़ेगा। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वेंकैया नायडू या जो राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं, वो कहाँ से आया है, यूएसए से। जर्मनी से हमने उठाया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के टाइम पे कटेल हो जाते हैं, एक्सेप्ट 20 and 21, दो चीज। साउथ अफ्रीका, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट कैसे करना है कॉन्स्टिट्यूशन की, हाफ से करना है कि 3/2 से करना है, सॉरी 2/3 से, ठीक है। एंड फ्रांस से लास्ट में हमने उठाया इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इलेक्शंस में तुम्हें बताया था कि जो स्टेट के MLA होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूपी के, वो कैसे राज्यसभा में भेजेंगे, वो कहाँ से उठाया, फ्रांस से उठाया, ये पार्लियामेंट का पार्ट है, ठीक है। रिपब्लिक और आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। एक बार फटाफट शेड्यूल दे खत्म करते हैं इसको। शेड्यूल्स क्या होते हैं, शेड्यूल वो चीजें होती है जो पार्लियामेंट, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ज्यादा नहीं रख सकते, वरना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमने क्या करा कि कुछ चीजों को अलग से लास्ट के पन्नों में डाल दिया, जिसको हम अपेंडिक्स भी बोलते हैं, तो वो शेड्यूल्स है, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा शेड्यूल किस लिए होता है, बस ये तुम्हें ये याद करना है कि कौन सा शेड्यूल कहाँ काम कर रहा है। तो शेड्यूल 1 है, उसमें तुम्हारी सारे स्टेट और यूटीज के नाम है और कितना एरिया है, ये सारा लिख रखा है, ये फर्स्ट के अंदर। सेकंड के अंदर अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, एनरोलमेंट्स, मतलब अलाउंसेस कितना पैसा मिलेगा, प्रिविलेजेस घर कैसा होगा, एनरोलमेंट्स अगर वो बाहर जाते हैं फॉरेन में और वहां रुकते हैं, या खाने में जो, खाने में एक्स्ट्रा पैसा, अगर घर पे मतलब जो कुछ भी हो रहा हो, तो एक्स्ट्रा पैसा, एनरोलमेंट्स, या गाड़ी कौन सी मिलेगी, ये सारी चीजें कहाँ लिख रखी हैं, सेकंड शेड्यूल के अंदर। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि इनमें किसका नाम नहीं है, तो यहाँ पे देख लेना कि प्रेसिडेंट का नाम है, गवर्नर का नाम है, लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का नाम है, चेयरमैन का नाम है इसके अंदर, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का नाम और कैग का नाम है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। थर्ड शेड्यूल के अंदर ओथ एंड अफर्मेंसेस, जब भी कोई बंदा ओथ लेने आता है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ये याद करने का तरीका है। ओथ एंड अफर्मेंसेस की कौन सा बंदा क्या ओथ लेगा और कैसी ओथ लिख रखी है, और किस बंदे को ओथ लेनी है, वो यहाँ लिख रखी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, PM भी तुम्हारी यही सेम ओथ लेता है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। फोर्थ शेड्यूल, इसमें बता रखा है कि कितनी राज्यसभा में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल, जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एरियाज हैं, वो एरियाज जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत नहीं हुई है, जैसे उड़ीसा के जो एरियाज हो गए या छत्तीसगढ़ के एरियाज, ठीक है, वो एरियाज, उनके बारे में कि वहां पे लोग कैसे काम करेंगे, वो यहाँ पे आएगा। सिक्स शेड्यूल, ये स्पेसिफिकली सिर्फ चार के लिए है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्वेश्चन आता है कि सिक्स शेड्यूल के अंदर कौन सी चार स्टेट है, उनका नाम बता, तो नाम याद कर लेना, ठीक है। स्पेसिफिकली इन चार स्टेट के अंदर कैसे, कोई अगर कोई भी पार्लियामेंट में लॉ बनाती है ना, तो इन स्टेट्स के अंदर डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता। पहले प्रेसिडेंट या गवर्नर, जो भी इसमें लिख रखा होगा कि, क्योंकि आसाम के लिए प्रेसिडेंट होता है, बाकी सबके लिए गवर्नर होता है, गवर्नर बताया कि इनमें से कौन कौन सा जो पार्ट है लॉ का वो एप्लीकेबल होगा और कौन सा नहीं होगा। तो ये सिक्स शेड्यूल में लिख रखा। सेवेंथ, तुम्हें बताया तीन तीन लिस्ट होती हैं जो फेडरलिज्म के बारे में, जिसमें हम बोलते हैं, या सेपरेशन ऑफ पावर्स, सॉरी नॉट सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है। ये लास्ट में बताऊंगा। एट्थ लैंग्वेज, इसके अंदर कुछ लैंग्वेज दे रखी है कि ये लैंग्वेज ऑफिशियल होंगी, ठीक है, इनको ऑफिशियल दर्जा दिया गया है लाइक इंडिया के अंदर, कि ये आज से ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये याद कर लेना, ठीक है। इसके अंदर मेन ये है कि 71st अमेंडमेंट से तीन लैंग्वेज आई थी, कोंकणी, मेती, जिसको मणिपुरी और नेपाली बोलते हैं। 92nd से
बोडो, डोगरी, संथली और मैथिली, ठीक है, 2003 के अंदर। और 21 से सिंधी। ये याद कर लेना कि कौन से में कौन कौन से आए थे, कौन से अमेंडमेंट से कौन कौन सी लैंग्वेज आई थी, और ये लैंग्वेज याद कर लेना, ठीक है, ये रटना पड़ेगा तुम्हें, ये पूछ लेते हैं कभी कभार डायरेक्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लैंग्वेजेस इन इट्स शेड्यूल, एंड विच ऑफ द, और 71st अमेंडमेंट एक्ट ने कौन सी लैंग्वेज डाली, 92nd ने, और 21st ने कौन सी डाली, ठीक है, ये लिख रखी है मैंने यहाँ पे, एक बार देख लेना है इससे। नाइन्थ बात करता है उसके बारे में, पंचायत के बारे में, तुम्हें बताया था मैंने कि पंचायत के पास कौन कौन सी पावर होंगी, क्या क्या पे टैक्स लगा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। 10th सेम बात करता है म्यूनसिपैलिटी के, सॉरी 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 सॉरी, गलती होगी मेरे से। 9th शेड्यूल है लॉज के लिए। 9 केशवानंद भारती केस है 1974। कल कोई मेरे से पूछ रहा था कि गोलकनाथ केस के बारे में, गोलकनाथ हो गया हमारा, उसके बाद केशवानंदा भारती केस हो गया, सारे केस फंडामेंटल राइट्स के अंदर आएंगे। हाँ, ये सारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर। कुछ लोग ऐसे थे, डीपीएसपी के अंदर एक बात लिख रखी है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 के अंदर और 50 के टाइम पे, तो एक इंसान के पास 100 एकड़ जमीन होती थी। तो डीपीएसपी में लिख रखा था कि सबको जमीन देनी चाहिए, ठीक है, एक एक करके। तो 100 एकड़ को उन लोगों ने क्या किया कि एक एक बंदे को एक एक एकड़ पकड़ा दिया, जो जो उस एरिया में रह रहे थे। तो उसको फंडामेंटल राइट्स में चैलेंज कर दिया गया कि ये चीज गलत है, एज पर आर्टिकल 19 राइट टू लैंड में, राइट टू प्रॉपर्टी मेरे पास है। तो उस चीज से बचने के लिए 9th शेड्यूल बनाया गया कि जो भी चीज 9th शेड्यूल के अंदर होगी वो फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन नहीं करेगी, हेंस वो अल्ट्रा वायरस नहीं होगी, और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकती। तो उस चीज से बचने की, हाँ, कम्युनिस्ट पॉलिसी को बनाने के लिए तो शेड्यूल 9 बनाया गया था। तो इसके अंदर बहुत सारे लॉज हैं, हाँ, ये सारे फंडामेंटल राइट्स में बताऊंगा क्या है, ठीक है। तो उन लॉज, ये कुछ लॉज हैं, 200 के आसपास लॉज हैं, तो इसमें पटक दिए थे। और 1973 में बात कही गई थी कि जो भी केस, जो भी लॉ 1973 के बाद तुम इसमें डालोगे, उस पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, हम उसको चाहे तो निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। तो याद मत करना, बस समझ जाना कि 9th शेड्यूल के अंदर कुछ लॉज हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर, मतलब करते हैं, बट उसको इसमें डालने के बाद वो नहीं कर पाते, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। ये लिख रखा है मैंने, जुडिशियल सिक्योरिटी ऑन ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये फर्स्ट सीए से आया था। ओके, ये याद कर, बस इतना पता होना चाहिए। 10th के अंदर है एंटी डिफेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि आज मैं लोकसभा के अंदर हूँ, लोकसभा में मैं आज कांग्रेस का पार्ट हूँ, मैं क्या करता हूँ, जैसे इलेक्शन जीतता हूँ मैं सीधा उठ के बीजेपी में आ जाता हूँ। तो इस चीज से बचने के लिए 10th शेड्यूल बनाया गया, यह भी राजीव गांधी के टाइम पे आया था, ठीक है, कि मैं कोई पार्टी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। 11th शेड्यूल ये पंचायत के लिए है कि पंचायत के पास कौन कौन सी पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और 12वां जो है वो है म्यूनसिपैलिटी का, म्यूनसिपैलिटी के पास कौन सी पावर होंगी। हाँ, ये याद रखने पड़ेंगे, पूछ लेते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं 7th शेड्यूल। तुम कल मेरे से पूछ लेना क्या होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रेस्टिट्यूटरी जो पावर होती है वो हमेशा यूनियन के पास होती है, ठीक है, ये बात याद रखना। और ये एग्जाम्पल है कि कैसे क्या होता है स्टेट में, क्या, जैसे मैंने बताया, स्टेट के अंदर पुलिस होती है, प्रिजन होता है, लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। उसके बाद लाइफ स्टॉक हो गया, लिकर हो गया। यूनियन लिस्ट के अंदर डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवेज, ठीक है। 10th वाला फिर से बताता हूँ। और कॉन्करेंट ईयर एजुकेशन, जैसे मैं तुम्हें कल बताया था कि हमारे पास सीबीएसई भी है, और पंजाब स्टेट बोर्ड भी है, एजुकेशन बोर्ड, वैसे ही एक राजस्थान एजुकेशन बोर्ड है, ठीक। तो ये होता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन, इसका याद करने का तरीका ये है, जो बहुत बड़ी पावर होगी वो सिर्फ सेंटर के पास होगी, जैसे कि डिफेंस पे कोई भी लॉ बनाने की, एटॉमिक एनर्जी पे, फॉरेन अफेयर्स पे, वॉर एंड पीस पे, बैंकिंग पे। अब बैंक तो स्टेट के अंदर भी होते हैं, और सेंटर में भी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही कोई पंजाब एंड सिंध बैंक। तो बैंकिंग के जितने भी लोग हैं यूनियन बनाएगी। रेलवे, रेलवे स्टेट में भी चलती है और सेंटर सेंटर चलाती है, तो सेंटर के पास पावर है, ठीक है। स्टेट लिस्ट, जो स्टेट भी, जो सिर्फ स्टेट बना सकती है, ठीक है। और कंकरेंट लिस्ट, जिसपे स्टेट भी बना सकती, यूटी यूटी नहीं बना सकती, यूटी का जो सेंटर का लॉ होता है यूटी का लॉ होता है, यूटी के पास कोई पावर नहीं होती। दिल्ली एक एक्सेप्शन है 69 के थ्रू, पर वो अलग चीज, वो बाद में पढ़ेंगे, दिल्ली की एक्सेप्शन, ठीक है। यूनियन टेरिटरी की सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी, पुडुचेरी एंड दिल्ली, इन दो के पास पावर होती है, ठीक है, खुद के लॉज, खुद के स्टेट लॉज की पावर। बट दिल्ली के पास, ये दिल्ली के पास दो पावर नहीं है, पुलिस की पावर नहीं है, लैंड की पावर नहीं है, और इसकी पावर नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, संभालने को याद नहीं आ रहा, बता रहा हूँ क्या वो, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर, हाँ। और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे दोनों बना सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट के ऊपर लॉ, तो सेंटर भी फॉरेस्ट के ऊपर लॉ बना सकता है और स्टेट भी फॉरेस्ट के ऊपर लॉ बना सकता है, ठीक है। ये था आज तुम्हारा शेड्यूल।
और सेलेंट फीचर्स। कोई डाउट है फटाफट पूछ लो, ताकि अगली क्लास भी लेनी है इसके बारे में। सो आज के लिए डाउट को बंद करते हैं, क्योंकि चलो सारी ठीक है, कल टॉट कर की लेंगे। दूसरी। हाँ। ठीक है, तो जिसको भी कोई डाउट होगा ना कल कर लेंगे, ठीक है। पॉलिटी कोर्स यार मैक्सिमम 10 दिन का और है, हर दिन एक टॉपिक कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक बड़े बड़े हैं, समझने में टाइम लगता है। वाटर किसके अंदर आता है? वाटर कॉन्ग्रेंट में आता है, क्योंकि हर एक स्टेट के पास आता है, ठीक है। डाउट को यार एक काम करना, जो भी डाउट हो तुम्हारे क्लब के ना, वो तुम उस पर लिख देना, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पे, ठीक है, वहां से देख लेंगे बात। पहले नोट्स को पढ़ के आ जाना, कल सबसे पहले डाउट की क्लास लेंगे इसी की, ठीक है। जो भी डाउट हो कल यहाँ पूछ लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू गाइस, 5 मिनट में हम टॉट की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लेना इसमें। कोई प्रॉब्लम नहीं, कल बात करेंगे। कल अपने जो डाउट्स होंगे ना, स्टार्टिंग में आती है पहले डाउट्स करेंगे, और जो डाउट्स क्रिस्प हो सिर्फ वही पूछना, ठीक है।